नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, बीएचईएल का एक रिटायर्ड एम्प्लॉई आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन हमारा मेनली ईपीएस 95 के डेवलपमेंट्स के बारे में है और इसमें आज हमारे साथ श्री आलोक सिन्हा जी हैं, जो कि इस जानकारी में हमारे मदद करने के लिए बहुत ही तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं। तो सिन्हा जी, आपका स्वागत है। तो इस स्कीम के बारे में कुछ जरा सबको अवगत कराएं। धन्यवाद कर साहब। इस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं इस ईपीएस 95 के संघर्ष में हमारे पुरोधा रहे और पितामह कहे जाने वाले श्री प्रवीण कोहली जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनके अथक प्रयासों के लिए पूरा ईपीएस परिवार उनका सदैव ऋणी रहेगा। हम उनकी उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ आयु के लिए कामना करते हैं। अब मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूं कि 1952 में भारत सरकार ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट ये लागू किया था, जिसके सेक्शन 6A के तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1971 में बनाई गई। इस 1971 वाली स्कीम को कंपलसरी नहीं था, लेकिन 1975 आते आते ये स्कीम कंपलसरी हो गई और इसको 1995 में दोबारा से अमेंड किया गया और इसमें सीलिंग लगा दी गई। ये सीलिंग 1995 में 5000 की थी, ये जुलाई 2001 में 6000 हुई और सितंबर 2014 में आकर के 15000 हुई। इसको बहुत सारी यूनियन ने चैलेंज किया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्कीम को वैलिड माना और इसको लागू किया। तो इससे संबंधित हमारे कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस समय ये कोर्ट में केस चल रहा था इसकी ईपीएस की वैलिडिटी के ऊपर, तो फरवरी 96 में ईपीएफओ ने एक जीएसआर लागू किया और जिसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि अगर कोई आदमी चाहे, कोई मेंबर चाहे, तो वो अपनी फुल सैलरी के ऊपर अपनी पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इसको जीएसआर 134 बोलते हैं। इस सेक्शन 11(3) के अंदर इसको डाला गया था। इसके विरोध में कई सारे हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल हुई और 2011 से 2014 के बीच में डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, पर्टिकुलरली केरला के अंदर, इसको जो कट ऑफ डेट है इसको इलीगल करार देते हुए केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए, जिसके खिलाफ जो ईपीएफओ है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। जो 7 तो रिट पिटीशन, मतलब टोटल 10 रिट पिटीशन थी और इसमें एक पिटीशन जो थी वो आरसी गुप्ता जी की हिमाचल हाई कोर्ट से आई थी। तो टोटल इस तरीके से वो 7 में उन्होंने 2 एसएलपी बनाई और एक ये 3 एसएलपी का डिसीजन जो है वो मार्च 2016, जुलाई 2016 और अक्टूबर 2016 में आया। इसी बीच में ईपीएफओ ने 1/9/2014 को एक नया सर्कुलर, मतलब नया कानून बना दिया और उसमें उन्होंने लिमिट इसको 15000 कर दी सीलिंग और उसमें यह कर दिया कि जो पहले 12 महीने के एवरेज पे ली जाती थी वो अब 60 महीने के एवरेज पे होने लगी और जो एम्प्लॉइज 15000 की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे वो इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये एक कानून उन्होंने बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद हमारे क्या डेवलपमेंट्स रहे? गर्ग साहब, उसमें क्या हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2016 में, तब फिर ये पीआईसी कमेटी होती है, उसकी मीटिंग हुई, फिर वो उनकी रिकमेंडेशन सीबीटी में गई और सीबीटी की रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री को गई और मिनिस्ट्री ने 16 मार्च 2017 को उसको मिनिस्टर ने अप्रूव किया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर 23 मार्च 2017 को माननीय सांसद श्री एनके प्रेमचंद्रन के पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड लागू करेंगे बगैर किसी भेदभाव के। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 31 मई 2017 को श्री मुकेश कुमार जो आरपीएफसी हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दिया और उसमें उन्होंने एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड का कर दिया। उन्होंने कहा कि आरसी गुप्ता वाला जो केस है वो चूंकि अनएग्जम्प्टेड एम्प्लॉइज का था तो इसलिए अनएग्जम्प्टेड एम्प्लॉइज के लिए लागू होगा, एग्जम्प्टेड एम्प्लॉइज के लिए लागू नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं था। जो 31 मार्च 2016 में जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया है, उसमें जो 2 एसएलपी लगी थी, उन 2 एसएलपी में 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो कि
एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की थी। तो इसलिए ये कहना गलत था। और क्योंकि एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड में कोई पेंशन के मामले में तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड जो है वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड के लिए है, पेंशन के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो ये जो एडवाइजरी थी ये हमारी आर्टिकल 14 और 16 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बरखिलाफ है। तो इस जो ये एडवाइजरी रही इसके अगेंस्ट में तो फिर कोर्ट केसेस हुए होंगे? हाँ, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं, इसमें सैकड़ों कोर्ट केसेस हुए और उसमें जो है ज्यादातर के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमाम दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन जो है वो एम्प्लॉइज के फेवर में दिया है। और ये जो 1/9/2014 वाली जो थी ये भी हुई थी और केरला हाई कोर्ट से ये भी वो हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ ने एक रिट फाइल करी। वो रिट फाइल जो करी है, एसएलपी जो फाइल करी है, जो स्पेशल रिट पिटीशन है केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के केस में, वो 1/9/2014 के जजमेंट के खिलाफ है, ना कि एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड के बारे में। और उसमें जो है उन्होंने कहा है कि साहब ये जो अगर हम पेंशन दे देंगे तो ये पेंशन फंड जो है अनवायबल हो जाएगा। इसलिए वो अभी रिव्यू पिटीशन, पहले तो जो एसएलपी डाली तो वह सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी, उसका उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है। और बहुत से एम्प्लॉइज हमारे जो थे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सब मिलाकर के करीब 42 से 45 के करीब तो एसएलपी हमारे रिट पिटीशन हमारे एम्प्लॉइज की हैं और रिव्यू पिटीशन और एक एसएलपी यूनियन ऑफ इंडिया की पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उसको देखें क्या होता है। तो ये इस दौरान जो ईपीएफओ ने पेंशन फंड की वायबिलिटी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गर्ग साहब, बहुत सीधी सी बात यह है कि जो अटॉर्नी जनरल हमारे वेणुगोपाल साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इस पेंशन को एक्चुअल सैलरी पर लागू किया जाता है तो ईपीएफओ पे 15+ लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एग्जम्प्टेड पे 8.75 लाख करोड़ और अनएग्जम्प्टेड पे 5.5 लाख करोड़ का बोझ आएगा। ये उन्होंने जो लिया है वो उन्होंने लिया है 100% कि अगर 100% एम्प्लॉइज ऑप्ट करते हैं तो ये स्थिति हो। लेकिन क्या 100% एम्प्लॉय ऑप्ट करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अभी जो रिसेंट आरटीआई की उसमें लिया है, जो मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ वो सारे डाटा या तो उनकी एनुअल रिपोर्ट से ईपीएफओ की या आरटीआई के उससे सूचना ली गई है या उनके काउंटर एफिडेविट ईपीएफओ ने डिफरेंट हाई कोर्ट्स में दिए हैं, उसके बेसिस पर हमने ये सारा संकलन किया है। तो आप ये देखिए कि जब 2016 में जो जजमेंट आया था उसके बाद से लेकर के आज तक 1,64,000 एम्प्लॉइज की डेथ हो चुकी है। तो वो लोग तो एक तरह से अलग हो गए, क्योंकि उनके तो परिवार में किसी को पता नहीं कि अब क्या होगा। अगर हम इमीडिएट लायबिलिटी की भी बात करें तो जो अनएग्जम्प्टेड हैं, जो टोटल फुल सैलरी पे जिनको मिल रही है पेंशन वह 28,400, और जिनको सीलिंग पे मिल रही है पेंशन, उनकी वजह सैलरी ज्यादा है लेकिन सीलिंग पे मिल रही है वो है 4.9 लाख, और जो लेस देन सीलिंग है वो है 25.5। मतलब जो लेस देन सीलिंग पे है 25.5 लाख, वो तो इसमें कहीं शामिल ही नहीं होंगे, वो तो उनको जैसे आप मिल रहा है वैसे तब भी मिलता रहेगा। और मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपए या उससे भी कम बहुत से लोगों को मिल रही है, उनका तो डाटा ना तो एग्जम्प्टेड में है और ना अनएग्जम्प्टेड में है। ऐसे एग्जम्प्टेड अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एक्चुअल सैलरी पे जो मिल रही है पेंशन मिल रही है 16,700 लोगों को, और सीलिंग वेजेस पे जो पेंशन मिल रही है, मतलब वैसे ज्यादा सैलरी ज्यादा है लेकिन सीलिंग पे जिनको मिल रही है वो है 5.55 लाख, और लेस देन सीलिंग 6.22 लाख, फिर वो निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और मिनिमम पेंशन मैंने आपको बताया है कि इनके पास आंकड़ा ही नहीं है। तो अगर हम एक्चुअल लायबिलिटी की बात करें तो अनएग्जम्प्टेड में अगर हम जिनको पूरी सैलरी पे मिल रही है या जो
सीलिंग लिमिट से ऊपर हैं लेकिन उनको सीलिंग पे मिल रही है, तो अनएग्जम्प्टेड में आते हैं 5.18 लाख, जो कि पूरे उसका 0.28% है। और ऐसे ही एग्जम्प्टेड में देखें अगर आप, तो टोटल आते हैं 5.72 लाख, जो कि पूरे मेंबर्स की एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के 6.18% है। तो 100% है तो कहीं बचे भी नहीं है। ये वायबिलिटी की तो बात करते हैं, बिल्कुल गलत हो रही है। इसके बाद हमने इन्हीं के उससे निकाला है कि जो टोटल एम्प्लॉइज हैं हमारे उसमें एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में 98.25 लाख के करीब हमारे मेंबर्स हैं इस समय, उसमें कि पेंशनर जो है वो 65 लाख है। और जो अनएग्जम्प्टेड में तो मैंने आपको बताया 28,400 और एग्जम्प्टेड में बताया 16,700, इनको उस पर मिल रही है सैलरी। अब अगर हम एक सैंपल कैलकुलेशन ले लेते हैं, एक एवरेज सैंपल कैलकुलेशन ले लेते हैं, जो कि इनके काउंटर एफिडेविट से ही हमने उठाया है, जो उन्होंने दिया हमें कि हमने इतने लोगों को हमने कर दिया। तो 1175 आदमियों को उन्होंने हमें एक पूरी कैलकुलेशन शीट दी है कि इतने आदमी की ये पुरानी पेंशन थी या नई पेंशन है, इससे इतना पैसा लिया गया, इसको इतना पेंशन कब दिया गया। तो 1175 एम्प्लॉयज का अगर आप देखें तो उनकी एवरेज ओल्ड पेंशन थी 1812 रुपए और एवरेज न्यू पेंशन है उनकी 8,630 रुपए। तो डिफरेंस कितना हो गया? 6,818 रुपए। अगर ये हम टोटल पे इसको कंप्यूट कर लें, अगर मान लीजिए इसको जो डिफरेंस आया 6,818 रुपए का, अगर हम इसको टोटल पे एक्स्ट्रापोलेट कर लें 97 उसमें, तो ये 63 करोड़ पर मंथ करीब आता है, 663 करोड़। अब आ जाइए अर्निंग भी तो होगी इनकी। अर्निंग कैसे होगी कि इनके एफिडेविट हमने लिया है कि 3.25 लाख एक एवरेज फिगर लिया उन्होंने कि आईडी कंट्रीब्यूट होगा। तो अगर टोटल हम लेते हैं उसको, अगर हम लेते हैं इसको अगर हम लेते हैं तो ये हमारी आती है करीब 3 लाख करोड़। 3.25 लाख इंटू 92.5 लाख, तो ये आती है 3 लाख करोड़ के करीब। और इस 3 लाख करोड़ को अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ले लें 8.55% के हिसाब से, तो ये आता है 26,000 करोड़। तो मंथली इंटरेस्ट कितना आ गया? 2168 करोड़। अब मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका आता है 1927 करोड़ करीब। जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं आपके, जो उस समय काम कर रहे हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उनको ये मान के चलेंगे कि 25,000 रुपये उनकी एवरेज सैलरी है और 8.33% के हिसाब से अगर आप उनका वो ले लेते हैं, तो 25,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका 8.33 लेते हैं, उसमें लेते हैं तो 1927 करोड़ आता है। तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 1927 प्लस 2168, ये मिलाकर के हो गया आपका 4,095 करोड़। और आपकी पेमेंट कितनी है? 663 करोड़। तो आपको हर महीने सरप्लस जो है 4,095 माइनस 663, 432 करोड़ रुपए आपको हर महीने बचता है। तो ये तो ईपीएफओ का खुद का अपना उनका दिया हुआ डाटा है, क्योंकि ये बता रहा है। फिर आप ये देखिए कि आज की तारीख में जो ईपीएफओ का कॉर्पस है वो 13 लाख करोड़ से ज्यादा है। और एज पर विलियम टॉवर्स बसन रिपोर्ट 2017 में जो है, ईपीएफओ 21st लार्जेस्ट पेंशन फंड ग्लोबली है। और एज पर 66th फाउंडेशन डेज ब्राउचर ऑफ ईपीएफओ, द ईपीएफओ फंड हैज ग्रोन एट द CAGR of about 16% from 2001 to 2018। 2011 से 2018 के बीच में 16% के रेट पे बढ़ा है ये फंड। और ये फंड कभी भी नेगेटिव में नहीं गया है, जबकि इनकी एक्चुअली की रिपोर्ट आती रही कि ये नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन आज तक नेगेटिव में नहीं आया है। और इसमें आज की तारीख में करीब 40,000 करोड़ रुपया इनके अनक्लेम फंड में पड़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 2016-2017 का इनका अपना खुद का डाटा है कि कंट्रीब्यूशन आया इनका 35,633 करोड़, इंटरेस्ट उस पर कमाया 25,381 करोड़, टोटल आया 61,014 करोड़, जो अमाउंट डिसबर्स किया वो 15,510 करोड़, और तो बाद में कॉर्पस जो उनके पास बचा वो 3,18,412 करोड़। ये 2016-17 की फिगर है। तो ये कहां से कह रहे हैं कि इनका फंड अनवायबल हो जाएगा? ये सिर्फ गुमराह करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
तो इन सब के अलावा भी हमारे कुछ प्रयास रहे हैं। हाँ गत साहब, इसमें हमने बहुत से एमपीज को, एमएलए को कांटेक्ट किया, उनसे सवाल उठवाए। एमपी प्रेमचंद्रन साहब हैं, माननीय सांसद, माननीय एम आरिफ साहब, माननीय श्यामचरण गुप्ता जी, इन लोगों ने सवाल उठाए हैं। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, हमारे हरिद्वार के एमएलए हैं, शिवालिक नगर के आदेश चौहान साहब, इन लोगों ने हमारी एक मीटिंग कराई थी मिनिस्टर साहब से दिसंबर 18 में, और उस मीटिंग में हमने सारी बातें समझाई, बताई। और उस समय में भी उस मीटिंग में भी ये बात आई थी कि साहब अगर हम ये एक्चुअल सैलरी पे कर देंगे तो ये तो अनवायबल हो जाएगा। इस मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत से लोग थे। सब लोगों को मैंने फिर यही समझाया, उनको पूरे डाटा के साथ, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही हुआ कि नहीं साहब, तो चूंकि कोर्ट के अंदर है तो अब आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करिए। हमने उनको कहा भी कि साहब आप ये बताइए कि हम इस उम्र के आखिरी पड़ाव में हम क्या करेंगे। क्या हम कोर्ट भागते थे ना, लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने कोई हमें वो नहीं किया है। बल्कि एक बहुत ही गलत समाचार अभी सुनने में आया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी चल भी रहा है। एक मलयालम दैनिक में एक खबर छपी है कि शायद सरकार इस कुछ कानून में बदलाव करके और ईपीएफओ को रूल्स को चेंज करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उस तरीके से निरस्त करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी है। तो हमारा तो कहना यही है कि जब देश, हम ये कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम इसको कर सकते? हमारी सरकार से ये डिमांड है कि भाई हम जो लोग इस उम्र के पड़ाव में आ करके अपनी पूरी जवानी हमने पूरे देश के बनाने में लगा दी, अब इस उम्र के पड़ाव में हमको दर बदर भागना पड़ रहा है। और आप देखिए कि ईपीएफओ क्लेम करता है, 1996 में तमाम दुनिया भर के अखबारों में उन्होंने ये क्लेम किया कि ईपीएस 95 की स्कीम जो है वो बेस्ट स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बेहतर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में कितने ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये पेंशन भी नहीं मिल रही है, और जिनको मिल भी रही है वो 2000, 2500 और 3000 रुपये। ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन उनसे भी कम है। तो हम लोग, जिन लोगों ने देश के बनाने में इतना योगदान दिया, उनको उनसे भी कम पेंशन दी जाएगी? ये सरकार को सोचना चाहिए। और मेरी तो यही अपील है कि हम लोग कुछ करें, सब लोग मिलकर कुछ करें। ना तो हम वोट बैंक हैं इस सरकार के लिए, ना ही हम मनी बैंक हैं इस सरकार के लिए, इसलिए हमारे तरफ किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं है। तो मेरी सब लोगों से अपील यही है कि हम लोग भी अपने राजनीतिक हथियार का उपयोग करें और कुछ ऐसा करें ताकि इस सरकार को हम जगा सके। मैं अंत में अपनी बात सिर्फ एक बात से कहूंगा कि एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्या बताएं लौटकर हम नौकरी से क्या लाए हैं, कि क्या बताएं लौटकर हम नौकरी से क्या लाए हैं, घर से जवानी लेकर गए लौटकर बुढ़ापा लाए हैं। हम तो बुढ़ापे में हैं और बुढ़ापे में हमारी आवाज कोई सुने तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसको हमें कुछ करना है तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। इसमें प्रमोद कौन